बूढ़े सज्जन कारास ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर कोई अपने अतीत का लेखा जोखा करे तो उसे अपनी जिंदगी में ही अलग अलग किस्म की जिंदगियों के सूत्र मिल सकते हैं। ये संयोग की ही बात है। किसी एक दिन वो गलती से या शायद अपनी इच्छा से एक खास किस्म की जिंदगी चुन लेता है और आखिर तक उसे निभाए ले जाता है। सबसे सोचनीय बात यह है कि वे दूसरी जिंदगियां जिन्हें उसने नहीं चुना मरती नहीं, किसी न किसी रूप में वे उसके भीतर जीवित रहती हैं। हर आदमी को उनमें एक अजीब सी पीड़ा महसूस होती है, जैसे टांग के कट जाने पर पीड़ा होती है। मेरी उम्र कोई 10 वर्ष की रही होगी जब मैंने टिकट जमा करने शुरू कर दिए। मेरे पिता को मेरा ये शौक एक आंख नहीं सुहाता था। वो शायद सोचते थे कि एक बार मुझे ये लत पड़ गई तो पढ़ाई लिखाई के प्रति मेरा ध्यान उखड़ जाएगा। किंतु मेरा एक मित्र था, लोइजिक चेपल का। मेरी तरह उसे भी विदेशी टिकट जमा करने का बेहद शौक था। लोइजिक के पिता बैरल ऑर्गन बजाकर परिवार का पालन पोषण करते। वो एक आवारा किस्म का लड़का था। मुंह पर चेचक के दाग थे, किंतु मेरा उसके प्रति गहरा लगाव था, कुछ उसी तरह जैसा स्कूली लड़कों का एक दूसरे के प्रति होता है। आप जानते हैं, मैं बूढ़ा आदमी हूं, 20 बच्चों का स्नेह मुझे मिला है, किंतु मुझे लगता है कि दो दोस्तों की मैत्री से अधिक खूबसूरत कोई दूसरा संबंध नहीं हो सकता। किंतु इस तरह की मैत्री छुटपन में ही संभव हो सकती है। बाद में वो ताजगी नहीं रहती, उस पर हमारे स्वार्थों की मैली परत जमा हो जाती है। मेरा मतलब उस खास किस्म की मैत्री से है जिसमें गहरा उत्साह और आकर्षण छिपा रहता है, आत्मशक्ति और स्नेह भावना का उमड़ता छलछलाता ज्वार। वो अपने में इतना अधिक मुक्त और उच्छल होता है कि जब तक आदमी उसका एक अंश दूसरे को नहीं दे देता, उसे शांति नहीं मिलती। मेरे पिता वकालत करते थे। शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में उनका एक विशिष्ट स्थान था। उनका रोब और दबदबा सब मानते थे। लेकिन मेरी दोस्ती एक ऐसे लड़के से थी जिसका पिता एक पियक्कड़ बैंड मास्टर था और जिसकी माँ दूसरे लोगों के कपड़े धोकर घर की रोटी चलाती थी। इसके बावजूद लोइजिक के प्रति मेरे दिल में गहरी श्रद्धा और आदर का भाव था, क्योंकि वो मुझसे कहीं अधिक चालाक और चतुर था। वो आत्मनिर्भर था और उसमें हर प्रकार के जोखिम का सामना करने का साहस था। उसकी नाक पर चेचक के दाग थे और वो बाएं हाथ से पत्थर फेंक सकता था। आज मुझे वे सब चीजें याद नहीं रहीं जिनके कारण उसके प्रति मेरा इतना अटूट और गहरा लगाव उत्पन्न हो गया था। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि वैसा लगाव जिंदगी में किसी अन्य व्यक्ति के प्रति कभी उत्पन्न नहीं हो सका। उन दिनों जब मुझ पर टिकट जमा करने की धुन सवार हुई थी, लोइजिक ही मेरा एक विश्वास पात्र मित्र था जिससे मैं कभी कुछ नहीं छिपाता था। मेरे विचार में मनुष्य में संग्रह करने का शौक आदिकाल से चला रहा है। जब वो अपने शत्रुओं के मस्तक, लड़ाई में लूटी हुई चीजें, रीछों की छालें, हिरणों के सिंग इत्यादि जिस चीज पर उसका हाथ पड़ जाता था उसे वो अपने खजाने में जमा कर लेता था। किंतु टिकट संग्रह करने की अपनी विशेषता है। हमें उसमें एक अजीब सा रोमांचकारी अनुभव होता है। लगता है हम किसी सुदूर देश को अपनी उंगलियों से छू रहे हैं। भूटान, बोलिविया, केप ऑफ गुड होप, इन टिकटों के सहारे हम अपने और न जाने देशों के बीच एक गहरी आत्मीयता सी महसूस करने लगते हैं। टिकट संग्रह का नाम लेते ही हमारी आंखों के सामने जमीन और समुद्र की रोमांचकारी यात्राएं, जोखिम और साहस के कारनामे घूम जाते हैं। ये कुछ उतना ही रोचक और सनसनीखेज जान पड़ता है जितना मध्य युग में किए जाने वाले ईसाइयों के धर्म अभियान। मैं आपसे अभी कह रहा था कि मेरे पिता को मेरा ये शौक ज्यादा पसंद नहीं था। ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि वास्तव में अधिकांश लोग ये नहीं चाहते कि उनका पुत्र कोई ऐसा काम करे जिसे उन्होंने स्वयं कभी नहीं किया।
खुद मेरा अपने पुत्रों के प्रति भी ऐसा ही व्यवहार रहा है। पुत्र के प्रति पिता की भावना अंतर विरोधों से भरी रहती है। स्नेह तो उसमें अवश्य होता है, किंतु उसमें एक हद तक पूर्वाग्रह, अविश्वास और विरोध के तत्व भी मिले होते हैं। आप अपने बच्चों को जितना अधिक प्यार करते हैं, उतनी ही मात्रा में विरोध भी, और ये विरोधी भावना स्नेह के साथ साथ बढ़ती जाती है। खैर, मैंने अपने टिकटों का संग्रह गोदाम के एक कोने में छिपा कर रखा था, ताकि पिता की नजर उन पर न पड़ सके। हम दोनों चूहों की तरह लुक छिप कर उस गोदाम में एक दूसरे के टिकटों को देखा करते थे। अलग अलग देशों के टिकट, नीदरलैंड, मिस्र, स्वेरिज, स्वीडन। उन्हें देखते हुए हमारी आंखें नहीं भरती थी। हमने अपना खजाना छिपा कर रखा था, अतः उसमें पाप की गोपनीय भावना भी भरी थी, जो हमें अजीब सा आनंद देती थी। मैंने जिस तरह के टिकट जमा किए थे, वो भी अपने में कम रोमांचकारी और दुर्गम काम नहीं था। मैं जाने अनजाने परिवारों का चक्कर लगाया करता था और आरजू मिन्नत करके उनकी पुरानी चिट्ठियों के टिकट उतार कर अपने पास जमा कर लेता था। कभी कभार मुझे ऐसे लोग मिल जाते थे जिनकी मेजों की दराजें ठसाठस पुराने कागजों से भरी रहती थीं। तब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। मैं फर्श पर बैठकर बड़े इत्मीनान से पुरानी कागज के कूड़े करकट का निरीक्षण करता और चुन चुन कर वे टिकट निकालता जाता जो मेरे पास नहीं थे। मैंने कभी एक जैसे ही 2 टिकट जमा नहीं किए। इसे मेरी बेवकूफ़ी ही समझ लीजिए, किंतु जब कभी अचानक लंबार्डी या किसी छोटे से जर्मन राज्य या यूरोप के किसी स्वतंत्र नगर का टिकट मेरे हाथ लग जाता, तो मेरी खुशी पीड़ा की सीमा तक जा पहुंचती। शायद हर बड़ी खुशी में पीड़ा का मधुर स्पर्श छिपा रहता है। इस दौरान लोइजिक बाहर मेरी प्रतीक्षा करता। बाहर निकलते ही मैं दबे स्वर में उसके कानों में फुसफुसाकर कहता, लोइजिक, वहां हैनोवर का एक टिकट था, तुमने उतार लिया? हाँ। और तब हम लूटी हुई संपत्ति को जेब में दबोचकर सरपट घर की ओर भागने लगते, जहां हमारा खजाना छिपा था। हमारे शहर में बहुत से कारखाने थे, जहां हर किस्म का अल्लम गल्लम तैयार किया जाता था। कपास, रुई, घटिया किस्म का ऊन, ये सड़ा गला माल दुनिया भर की वर्ण जातियों को भेजा जाता था। मुझे अक्सर वहां रद्दी कागजों की टोकरियां मिल जाती थीं, या यूं कहिए मेरे लिए लूट खसुट करने का वो सबसे बढ़िया स्थान था। वहां मुझे प्रायः श्याम, दक्षिण अफ्रीका, चीन, लाइबेरिया, अफगानिस्तान, बोर्नियो, ब्राजील, न्यूजीलैंड, इंडिया और कॉन्गो के टिकट मिल जाते थे। आपके बारे में मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे इन नामों की ध्वनि मात्र से एक अजीब सा रहस्य और आकर्षण महसूस होता है। मैं आपको बता नहीं सकता कि उस क्षण मुझे कितनी खुशी होती थी जब अचानक मेरे हाथ में स्ट्रेट्स सेटलमेंट या कोरिया या नेपाल या न्यू गिनी या सिएरा लियोन या मेडागास्कर का कोई टिकट पड़ जाता था। आपसे सच कहता हूं कि वैसी खुशी सिर्फ किसी शिकारी या खजाना खोजी या जमीन की खुदाई करने वाले पुरातत्व अन्वेषी को ही उपलब्ध हो पाती है। किसी चीज को खोजना और पाना, मेरे ख्याल में जिंदगी में इससे बड़ा सुख और रोमांच कोई नहीं। हर आदमी को कोई ना कोई चीज खोजनी चाहिए। अगर टिकट नहीं तो सत्य या स्वर्ण पंख या कम से कम नुकीले पत्थर और राखदानियां। वे मेरी जिंदगी के सबसे सुखद वर्ष थे। लोइजिक के साथ मेरी दोस्ती और मेरा टिकट संग्रह। फिर अचानक एक दिन मुझे बुखार आ गया। लोइजिक को मेरे पास आने की इजाजत नहीं थी, इसलिए वो कभी कभी नीचे दहलीज में खड़ा होकर सीटी बजाया करता था ताकि मैं उसकी आवाज सुन सकूं। एक दोपहर जब घर के लोग मेरी ओर से बेखबर थे, मैं सबकी आंख बचाता हुआ ऊपर गोदाम में अपने टिकट देखने चला आया। बुखार के कारण मैं इतना कमजोर हो गया था कि बड़ी मुश्किल से संदूक का ढक्कन खोल पाया। संदूक खाली पड़ा था। जिस बक्से में मैंने टिकट जमा किए थे
वो वहां नहीं था। उस क्षण मेरे हृदय पर कितना गहरा मर्मांतक आघात पहुंचा था, मैं आपको बता नहीं सकता। कुछ देर तक मैं पत्थर की मूर्ति सा खाली संदूक के सामने खड़ा रहा। मैं रो भी नहीं सका, मानो कोई गोला मेरे गले में अटक गया हो। मेरे लिए विश्वास करना असंभव था कि मेरी सबसे बड़ी खुशी, टिकटों का संग्रह, गायब हो गया था। किंतु इससे अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि उसे चुराने वाला कोई और न होकर मेरा अधिक भयानक मित्र लोइजिक था। मेरी बीमारी के दिनों में वो उसे चोरी चुप के उठा ले गया था। मैं कितना बेहल, कातर और बेवश हो गया था, कहना मुश्किल था। यह आश्चर्य की बात है कि बच्चे कितनी दुर्दमनीय पीड़ा भोग सकते हैं। पता नहीं मैं गोदाम से कैसे बाहर आया, किंतु उसके बाद मुझे दोबारा तेज बुखार चढ़ाया। चेतना के क्षणों में मैं निराश भाव से अपनी टिकटों के बारे में सोचने लगा। मैंने इस बारे में एक शब्द भी अपने पिता या बुआ से नहीं कहा। मेरी मां अरसा पहले गुजर चुकी थी। मैं जानता था कि वे मेरी अंतर पीड़ा नहीं समझ सकेंगे। मेरी इस खामोशी ने मेरे और उनके बीच एक दीवार सी खड़ी कर दी। मुझे लगता है उस घटना के बाद उनके प्रति मेरा बाल सुलभ स्नेह हमेशा के लिए खत्म हो गया। लोइजिक के विश्वासघात ने मेरे दिल पर भयानक असर किया था। यह पहला अवसर था जब मैंने जिंदगी में धोखा खाया था। लोइजिक भिखमंगा है, मैंने अपने से कहा। तुमने भिखमंगे के साथ दोस्ती की और उसका फल तुम्हें मिल गया। इस अनुभव ने मेरे दिल को काफी कठोर बना दिया। उस दिन से मैं आदमी और आदमी के बीच भेद करने लगा। समाज के प्रति मेरी सहज निर्दोष दृष्टि नष्ट हो गई। ये मैं आज सोचता हूं। उन दिनों मुझे गुमान भी न था कि इस घटना ने किस हद तक मुझे हिला दिया है। न कभी ये कल्पना की थी कि उसकी चोट मेरी जिंदगी पर हमेशा के लिए एक खरोंच छोड़ जाएगी। बुखार उतरने के साथ ही टिकट संग्रह के खो जाने का शौक भी मेरे मन से उतर गया। किंतु जब कभी मैं लोइजिक को नए मित्रों के साथ हंसते बोलते देखता था, मेरा घाव फिर हरा हो जाता था। बीमारी के बाद वो मेरे पास भागता हुआ आया था। उसके चेहरे पर हल्की सी झेप थी, क्योंकि हम इतने दिनों बाद मिले थे। किंतु मैंने रूखे स्वर में उसे दूरदूरा बना दिया था। अपना रास्ता पकड़ो, मेरा रिश्ता तुमसे खत्म। मेरे इन शब्दों को सुनकर उसका चेहरा लाल हो गया था और उसने हकलाते हुए कहा था, अच्छा ठीक है। उस दिन से वो जी जान से मुझसे नफरत करने लगा था। ऐसी नफरत जो सिर्फ निम्न वर्गीय लोग ही कर सकते हैं। हाँ, उस घटना ने मेरी समूची जिंदगी को बदल दिया था। मुझे आसपास की दुनिया दूषित और अपवित्र जान पड़ने लगी। लोगों में मेरी आस्था नष्ट हो गई और मैं हर व्यक्ति को घृणा और हिकारत की नजर से देखने लगा। उसके बाद मेरा कोई मित्र नहीं था। बड़ा होने पर भी मैं अपने को अपने तक सीमित रखने लगा। मुझे किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं थी और न ही मैं किसी के प्रति अपनी सहानुभूति प्रदर्शित करता था। फिर मैंने अनुभव किया कि दूसरे लोग भी मुझे पसंद नहीं करते। मैंने इससे ये निष्कर्ष निकाला कि मैं स्वयं दूसरों के स्नेह और भावुकता को हिकारत की दृष्टि से देखता हूं। मैं अपने में अलग थलग रहने लगा, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो अपने लक्ष्य की साधना करने में जुटा हो। आत्मनिष्ठ, कर्मशील, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता। अपने नीचे काम करने वालों के प्रति मेरा व्यवहार बेहद चिड़चिड़ा और कठोर हो गया। जिस स्त्री से मैंने विवाह किया उसे कभी अपना प्रेम नहीं दे सका। अपने बच्चों का पालन पोषण भी इस ढंग से किया कि वे कभी मेरे आगे अंगुली न उठा सके। मेरी कर्मनिष्ठा और कर्मपरायणता की धाक सब पर अच्छी तरह बैठ गई। बस यही मेरी जिंदगी थी। मेरी सारी जिंदगी मेरी आंखों के आगे सिर्फ कर्तव्य था और कुछ नहीं। मैं जानता हूं जब मैं नहीं रहूंगा, अखबारों में मेरे महत्वपूर्ण कार्यों और उज्जवल चरित्र के बारे में काफी चर्चा होगी। काश लोग जान पाते कि इस सब के पीछे कितना अकेलापन,
कितना अविश्वास, कितना आत्मसंकल्प दबा पड़ा है। 3 वर्ष पहले मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी। उस दिन मुझे कितना क्लेश हुआ, ये बात मैं आज तक अपने से और दूसरों से छिपाता रहा हूं। शोक में विहल सा होकर मैं अपने परिवार के स्मृति चिन्ह उलटने पलटने लगा। पुरानी चीजें जिन्हें मेरे माता पिता पीछे छोड़ गए थे, फोटोग्राफ, खत, मेरे पुरानी स्कूल की कापियां। मेरे पिता काफी गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे, किंतु जिस लगन के साथ उन्होंने सब चीजों को संभाल कर रखा था, उसे देखकर मेरा गला भर आया। उस क्षण मुझे लगा मानो सचमुच वो मुझसे काफी स्नेह करते थे। गोदाम की अलमारी इन सब चीजों से भरी थी। अलमारी की सबसे निचली दराज में पिता ने अपना संदूक मुहर लगाकर रखा था। जब मैंने उसे खोला, मेरी आंखों के सामने वो टिकट संग्रह पड़ गया जिसे मैंने 50 वर्ष पहले जमा किया था। मैं आपसे कोई बात छिपाकर नहीं रखूंगा। मेरे आंसू फूट पड़े और मैं टिकटों के बक्सों को इस तरह दबाकर अपने कमरे में ले आया मानो मुझे कोई खजाना मिल गया हो। मेरे मस्तिष्क में सारी बात बिजली की तरह कौंध गई। जब मैं बीमार था, पिता के हाथों में मेरा टिकट संग्रह पड़ गया होगा। उन्होंने उसे संदूक में छिपा लिया था ताकि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई मन लगाकर करता रहूं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, किंतु ये उन्होंने मेरे प्रति स्नेह और लगाव से उत्प्रेरित होकर ही किया था। पता नहीं क्यों उस क्षण मुझे अपने पिता और खुद अपने पर रोना सा आने लगा। फिर सहसा मुझे याद आया, लुइजिक ने आखिर मेरे टिकट नहीं चुराए थे। मैंने उसके प्रति कितना घोर अन्याय किया था। ये सोचकर ही मेरा दिल कांप उठा। चेचक के दागों से भरा उस आवारा लड़के का मैला कुचैला चेहरा अपनी आंखों के सामने घूम गया। न जाने वो अब कहाँ होगा, पता नहीं वो जीवित भी होगा या नहीं। आपसे सच कहता हूं, जितना ही मैं अतीत की उस घटना के बारे में सोचता था, उतनी ही अधिक अपने पर शर्म और ग्लानि महसूस होती थी। एक झूठे संदेह के कारण मैंने अपनी एकमात्र अभिन्न मित्र को खो दिया। मेरा समूचा जीवन तबाह हो गया था। उसी कारण ही मैं इतना आत्म केंद्रित हो गया था। उसके कारण ही मैंने दूसरे लोगों से अपने सब संबंध तोड़ लिए थे। महज उसके कारण डाक टिकट को देखते ही मेरा मन खींच और झुंझलाहट से भर उठता था। इसके कारण ही मैंने अपनी पत्नी को विवाह से पूर्व या उसके बाद कभी कोई पत्र नहीं लिखा, क्योंकि मैं अपने को इन छोटी छोटी भावुकताओं से ऊपर मानता था। हालांकि मेरी पत्नी को यह बात काफी चुभती थी। उसी कारण ही मैं इतना कठोर था और सबसे नाता तोड़कर अलग थलग रहने लगा था। उसी कारण और सिर्फ उसके कारण ही मेरा जीवन इतना आदर्शनीय, इतना कर्तव्यनिष्ठ हो गया था। उस दिन मैंने अपनी जिंदगी को नए सिरे से देखा और तब सहसा मुझे लगा मानो मैं बिल्कुल दूसरी जिंदगी जी रहा था। अगर वो घटना ना होती तो शायद मैं एक दूसरे किस्म का व्यक्ति होता। एक ऐसा व्यक्ति जिसका दिल हमेशा जोश और उत्साह, स्नेह, साहस, जिंदा दिली और हाजिर जवाबी से फड़फड़ाता रहता है। मुक्त और विचित्र आकांक्षाओं में छलछलाता रहता है। मैं कुछ भी हो सकता था, अन्वेषक, अभिनेता, सैनिक। जरा देखिए, मैं तब एक ऐसा आदमी होता जो दूसरों के प्रति हमदर्दी महसूस कर सकता है, उनके साथ मिलकर शराब पी सकता है, उन्हें समझ सकता है। आह, मैं क्या कुछ नहीं कर सकता था। और तब उस क्षण मुझे लगा जैसे मेरे भीतर वर्षों से दबी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी हो। मैं अपने टिकट संग्रह को देखने लगा, बारी बारी से हर टिकट को। सब पुराने टिकट वहां मौजूद थे। लंबार्डी, क्यूबा, श्याम, हैनोवर, निकारागुआ, फिलीपींस, वे सब देश और शहर जहां मैं जाना चाहता था
और जिन्हें अब मैं कभी नहीं देख सकूंगा। उनमें से हर टिकट पर किसी अज्ञात चीज का टुकड़ा चिपका था, जो हो सकता था और हुआ नहीं था। मैं रात भर उन टिकटों के सामने बैठा रहा और अपनी जिंदगी के बारे में सोचता रहा। मुझे लगा कि मैं अब तक एक बनावटी, अजनबी और पराई जिंदगी जी रहा था। जो मेरी असली जिंदगी थी वो कभी पैदा ना हो सकी। कारास ने उदास भाव से सिर हिलाते हुए कहा, आह, जब कभी उन चीजों के बारे में सोचता हूं जो मैं कर सकता था, या अपने उस अपराध के बारे में सोचता हूं जो मैंने लोइजिक के प्रति किया था। कारास के इन शब्दों को सुनकर फादर बोन्स बहुत गमगीन और उदास हो गए। बहुत संभव है उन्हें अपनी जिंदगी की कोई घटना याद हो गई हो। कारास साहब, उन्होंने करुणा भरे स्वर में कहा, आप इसके बारे में अधिक न सोचिए। अब कोई फायदा नहीं है। भला बुरा जो हो चुका है वो हो चुका है। जिंदगी को नए सिरे से शुरू नहीं किया जा सकता। आप ठीक कहते हैं, कारास ने लंबी सांस लेते हुए कहा। उनका चेहरा हल्का सा गुलाबी हो गया था। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता था कि मैंने फिर से टिकट जमा करने शुरू कर दिए हैं। आप सुन रहे थे कारेल चापे की कहानी टिकट संग्रह।